हेलो एवरीवन, हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज से हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे कि रोड डेवलपमेंट प्लान्स जैसे नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान, लखनऊ प्लान क्या होते थे, उसके अकॉर्डिंगली एनएच और स्टेट हाईवेज़ और अदर रोड्स, इनकी लेंथ किस तरह से मेज़र की जाती थी, किस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन हाईवे की जाती है, उसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं, बिटुमिनस मटेरियल और वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स, विलेज रोड्स, ये क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके हाईवे के कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे कि शोल्डर, कर्व्स, मीडियन, इन सारी चीज़ों के बारे में, ये क्या होते हैं, इनका कैलकुलेशन किस तरह से होता है, कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, आईआरसी क्या कहता है, इंडियन रोड कांग्रेस, वो सारी चीज़ें जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और एक सेमेस्टर एग्ज़ाम में आती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि हाईवे तो हम लोग सब कोई ऑलमोस्ट जानते हैं कि हाईवे क्या होता है, लेकिन हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है। हाईवे इंजीनियरिंग वो ब्रांच है इंजीनियरिंग का जिसमें हम लोग एक हाईवे के प्लानिंग, उसके कंस्ट्रक्शन और उसके डिज़ाइन, तीनों फेजेस को डिस्कस करते हैं, और यहाँ तक कि उसके ट्रैफिक को। मतलब सबसे पहले अगर हमें एक हाईवे बनाना है तो उसकी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है कि इस पर कितना ट्रैफिक आ सकता है, इसके अकॉर्डिंगली हमें कितना डेप्थ का हमें हाईवे की थिकनेस अंदर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हाईवे के डिज़ाइन क्या होंगे, शोल्डर्स कितना प्रोवाइड करेंगे, कौन से रोड्स प्रोवाइड करेंगे, कितना स्लोप होगा उसमें, ये सारी चीज़ें आपको जो हम पहले डिसाइड करेंगे ये होगा प्लानिंग में। उसके बाद आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन में हम लोग इन सारी चीज़ों का एक्चुअल थिकनेस निकालेंगे बेस्ड ऑन जो हमारे पास डेटाज आएगा कि कितना ट्रैफिक आने वाला है, किस एरिया में है, फ्लड लेवल कितना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हम कैलकुलेशंस करेंगे, जो हमारे हाईवे के जो मटेरियल्स यूज होंगे, जैसे वो वाटर बाउंड मैकेडम हो या फिर वो बिटुमिनस पेवमेंट हो, या फिर वो कंक्रीट पेवमेंट हो, इन सारी चीज़ों की जो थिकनेस कैलकुलेट होगी, जो इन सारे के जो साइजेस हम ऑब्टेन करेंगे, वो कहलाएगा आपको डिज़ाइन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसको कंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं, कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस क्या होते हैं, उसकी मेंटेनेंस क्या होती है। ये सारी चीज़ों को जो डील करता है जो डिपार्टमेंट, वो होता है आपको हाईवे इंजीनियरिंग। तो हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में इन सारी चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे कि प्लानिंग क्या होती है, फिर डिज़ाइन स्टेप्स क्या होते हैं, और फिर उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। अब सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, कि हमारे कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो हम वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरह हमारे कंट्री में क्लासीफाई किया जाता है, तो हमारे कंट्री में ब्रॉडली 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है: एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब लैंड ट्रांसपोर्टेशन 2 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं, पहला रेलवेज एंड दूसरा रोडवेज। एयर ट्रांसपोर्टेशन में ही होता है, मतलब इसमें कोई और सब ब्रांचेज नहीं है। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में ही हम लोग एयर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। फिर आता है आपको वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में आपने अब तक पढ़ा होगा ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में, वो आपको एक इनिशियल स्टडी होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आएगा डॉक्स एंड हार्बर इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग शिप्स वगैरह और जो पोर्ट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होते हैं, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं। शिप्स के जो सारे कैलकुलेशंस होते हैं, जो वाटरवेज जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो शिप्स में यूज़ करते हैं, उससे जुड़े हुए सारे जो आपकी उसकी पढ़ाई होगी, वो सारी आपको डॉक्स एंड हार्बर इंजीनियरिंग में आएगी। और जो वाटर से जुड़े जैसे ब्रिजेस हो गए, कल्वर्ट्स हो गए, टाइप्स ऑफ ब्रिजेस हो गए, ये सारी चीज़ें आपको ब्रिज इंजीनियरिंग में आती है, जो आपने पढ़ रखा होगा। तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा मेन, वो रहेगा हमारा लैंड ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज के ऊपर। रेलवेज के ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं रेलवे इंजीनियरिंग एंड ब्रिज इंजीनियरिंग में। अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा हमारा रोडवेज के ऊपर। रोडवेज में भी पार्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हाईवेज के ऊपर हमारा फोकस होगा कि हम लोग हाईवेज को किस तरह से प्लानिंग करेंगे, डिज़ाइन करेंगे एंड कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो रेलवेज की पढ़ाई हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग में करते हैं, रोडवेज की पढ़ाई हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में करते हैं, एयरवेज की पढ़ाई हम लोग एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में करते हैं, ब्रिजेस की पढ़ाई हम लोग ब्रिज इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, और जो वाटरवेज में जो शिप्स की जो पढ़ाई होती है, डॉक्स एंड हार्बर्स की, वो हम डॉक्स एंड हार्बर्स इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। ठीक है। अब जो इंडिया में हम रोड अगर डेवलपमेंट करते हैं तो उस रोड डेवलपमेंट को करने का पर्पस क्या होता है, तो पर्पस हम लोग सारे लोग समझ सकते हैं कि पर्पस क्या होगा उसका। वो हमारे कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हाईवेज के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हाईवेज आपको डोर टू डोर सर्विस है। ये आपको किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर आप एयर ट्रांसपोर्ट लें या वाटर ट्रांसपोर्ट लें, इन सारों को भी आपस में कनेक्ट करने का जो मोड है वो आपको लैंड ट्रांसपोर्टेशन में रोड ट्रांसपोर्टेशन से है।
क्योंकि रोड्स ही आपको एयरपोर्ट से कनेक्ट करेंगे बाकी टाउन सिटीज़ में, बाकी दूसरे स्टेट से, आपको डॉक से भी आपको रोड्स ही कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए हाईवे इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इंजीनियरिंग में। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो हाईवे इंजीनियरिंग से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 to 10 मार्क्स का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपकी प्लानिंग से स्टार्ट हो या फिर आपकी वो डिज़ाइन से रिलेटेड हो या फिर आपके कंस्ट्रक्शन फेज से रिलेटेड हो। तो अब एक एक करके हम लोग प्रोसेस वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लानिंग के ऊपर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्लानिंग में क्या क्या आएगा, जैसे सबसे पहले रोड डेवलपमेंट प्लान। रोड डेवलपमेंट प्लान क्या होता है, 1934 में इंडिया में एक सेमी गवर्नमेंट कमेटी बनी जिसका नाम था इंडियन रोड कांग्रेस, जिसको हम लोग IRC के नाम से जानते हैं। ये IRC का काम था कि वो प्लानिंग करे कि हमारे कंट्री में जो उस समय के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थे, जो हाईवे का हमारा सिस्टम था, उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए जो कमेटी के बनने के बाद जो उन्होंने रिकमेंडेशंस लाए, तो उन्होंने सबसे पहले लाया कि रोड डेवलपमेंट एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हमें किस तरह से अप्रोच करना है, जो हमारे आगे का अप्रोच होगा तो हम किस तरह से उसको आगे सोचेंगे कि हमें क्या चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 20 ईयर का प्लान बनाया। तो 20 ईयर का प्लान मतलब हर 20 ईयर पे वो रिव्यू करते थे कि किस तरह से चीज़ें अभी चल रही हैं और आगे किस तरह से हमें कितनी ज़रूरतें हैं। तो सबसे पहले 1943 में आपको एक नागपुर में मीटिंग हुआ जिसका नाम पड़ा नागपुर प्लान, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट 20 ईयर प्लान। 20 ईयर प्लान की जो सीरीज जो शुरू हुई थी, उसका सबसे पहला जो आपको जो इफेक्टिव वो आया है इंडिया में, वो 1943 से आया है। उसका नाम नागपुर प्लान क्यों पड़ा, क्योंकि वो जो मीटिंग कंडक्ट हुई थी वो नागपुर में कंडक्ट हुई थी, तो उन्होंने किसका कॉमनली नोन नेम रख दिया कि नागपुर प्लान। फिर सेकेंड मीटिंग 1961 में हुई थी बॉम्बे में, जो आज मुंबई है, तो उसका नाम पड़ गया बॉम्बे प्लान, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंड 20 ईयर प्लान। और उसके बाद आपको जो 1983 से फॉलो होकर के अभी 1981 से 2001 तक जो फॉलो हो रहा था, वो जो हमारा लेटेस्ट अभी भी जो फॉलो किया जा रहा है, वो है आपको थर्ड 20 ईयर प्लान, जिसको हम लोग कहते हैं लखनऊ प्लान। तो अब ये चीज़ें क्या थी, तो क्योंकि इन नाम में कुछ ज़्यादा रखा नहीं है कि नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ, ये आपको सिर्फ मीटिंग प्लेसेस की वजह से इन 20 ईयर प्लान का नाम पड़ा है। अब ये 20 ईयर प्लान होता क्या है, ये करता क्या है, ये था आपको कि जब 1943 में इसको लॉन्च किया गया, तो उस समय का पर्पज़ ये था कि हमें 20 ईयर्स तक 1963 तक हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट में। तो उन्होंने स्टार्ट किया सबसे पहले कि हम हाईवेज कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो रोड्स आए, तो इन्होंने क्लासिफाई किया कि हम नेशनल हाईवेज बनाएंगे, स्टेट हाईवेज बनाएंगे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाएंगे और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाएंगे, और विलेज रोड तो रहते ही हैं लेकिन उसको डेवलप करेंगे। NH नेशनल हाईवेज, SH स्टेट हाईवेज, MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स। ये फर्स्ट 20 ईयर प्लान में, नागपुर प्लान में, ये हमारा टारगेट था कि हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके बाद 1961 में जब मीटिंग हुआ, तो उस समय ये डिसाइड हुआ कि हम इसमें और फर्दर इसको इम्प्रूव करेंगे। इसमें एडिशनल अभी कुछ उन्होंने ऐड नहीं किया, इसको ही कंटिन्यू किया, बट इसके लेंथ को और एक्सटेंड किया गया। पहले जितने एरिया कवर किया गया था, ये कवर होने के बाद फिर देखा गया कि अब और कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ी है, फिर उसके हिसाब से फिर से सेम कंटिन्यू किया गया इसका ही एक्सटेंशन को। ठीक है, उसके बाद 1981 में फिर आपको रिव्यू किया गया कि अब हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे NH बन चुके थे, SH बन चुके थे, MDR ODR डेवलप हो चुके थे और विलेज रोड भी डेवलप हो चुके थे। तो उसके बाद क्या किया गया कि एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे हम लोग जानते हैं एक्सप्रेस हाईवेज के नाम से, जो आप अभी देख रहे होंगे, जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। तो ये सारा जो आया, ये आपको आया थर्ड 20 ईयर प्लान में, जिसको हम लोग कहते हैं लखनऊ प्लान। तो इसमें क्या आया कि हम लोग NH SH MDR ODR और विलेज रोड तो कंस्ट्रक्ट करते ही रहेंगे जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें देश के मेजर सिटीज़ को जोड़ने के लिए एक्सप्रेस हाईवेज बनाना होगा। एक्सप्रेस हाईवेज क्या था, NH का ही सुपीरियर फॉर्म था, उसमें लेन्स एक्स्ट्रा ऐड किए गए। NH में मिनिमम 2 लेन्स होते हैं ईच साइड, तो आपको 4 लेन्स का NH होता है। आपको एक्सप्रेसवेज में 6 लेन्स के भी बनाए गए, 8 लेन्स के भी बनाए गए। तो ये प्लान आया कि हम लोग मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने मुंबई को कनेक्ट किया, मुंबई, कोलकाता,
चेन्नई और न्यू दिल्ली, जब इसको कनेक्ट किया तो ये कहलाया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये इस तरह से था कि दिल्ली यहाँ है, मुंबई यहाँ है, चेन्नई यहाँ है, कोलकाता यहाँ है। तो इसको जब इन्होंने हाईवे से कनेक्ट किया एनएच से, तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल शेप का आया, तो इसका नाम पड़ा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। फिर आया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो आपको सिलचर से होकर के गुजरात तक जाता है, सिलचर आसाम से होकर के आपको बिहार यूपी को क्रॉस करता हुआ ये आपको अहमदाबाद तक जाता है गुजरात में, तो ये आपको कहलाया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। फिर आया आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये जो सारे प्लान आए, ये आए आपको एक्सप्रेस हाईवेज में प्लान। तो ये जो एक्सप्रेस हाईवेज, इसके बाद नेशनल हाईवेज, और फिर आपको एसएच, एमडीआर एंड ओडीआर एंड विलेज रोड, ये सारे तो एज इट इज चलते रहे। तो इस तरह से हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हुआ। नागपुर प्लान से स्टार्ट हुआ, जिसमें आपको एनएस, एचएच, एमडीआर, ओडीआर और विलेज रोड कंस्ट्रक्ट हुए गए। फिर उसके बाद आपको 1961 में उसको और एक्सटेंड किया गया, सारे कंट्रीज में हर तरफ आपको एनएस, एचएच पहुंचा। उसके बाद आपको 1981 से 2001 वाले प्लान में ये प्लान आया कि अब हम अगले नेक्स्ट 20 ईयर्स में एक्सप्रेसवेज को कंस्ट्रक्ट होते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आगे जब 2021 में या फिर कभी कोई और 20 ईयर प्लान आए तो आपको उसमें कुछ और देखने को मिल जाए। वो ये काम है आईआरसी का, इंडियन रोड कांग्रेस का, जो ये कमेटी जो मीटिंग करती है उसको अप्रूव करता है आईआरसी। आईआरसी हमारा सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे हाईवेज के सारे प्लानिंग्स को अप्रूव करता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हाईवे इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि कंट्री का टोटल डेवलपमेंट हाईवेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे सबसे पहले आपका विलेज को कनेक्शन, कि हम विलेजेस को किस तरह से मेजर सिटीज से कनेक्ट करते हैं, ये आपको आता है पहला इंपॉर्टेंस। सेकंड आपको आता है कि कंट्री का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जैसे कि जो हमारे कंट्री के जो साउथ बॉर्डर्स है वो लैंड से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो नॉर्थ बॉर्डर्स है, जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है, ये आपको सराउंडिंग कंट्रीज से कनेक्टेड है, ये आपको ओशियंस या सी से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि जब हमें अपने कंट्री की जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो हमें चाहिए होता है कि हम अपने सारे इक्विपमेंट्स को हम बॉर्डर एरिया तक पहुँचाएँ। तो वो किस तरह पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा आपको जब आपके पास प्रॉपर रोड्स होंगे। प्रॉपर रोड्स इन द सेंस कि आपको किस तरह की व्हीकल क्रॉस होकर के बॉर्डर तक जाएगी, उसकी क्या कैपेसिटी होगी, उसके हिसाब से आपको रोड्स एंड ब्रिजेस जो कंस्ट्रक्ट करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के अंदर आती हैं। तो विलेज के इम्प्रूवमेंट के बाद इसका सेकेंड इंपॉर्टेंस होता है कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस में हमारी हाईवेज बहुत काम आती है। उसके बाद आपको कल्चरल इंपॉर्टेंस में, जैसे कि अभी आपके पास हाईवेज है तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट कम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करने में आप क्या होता है, आप कल्चरल चेंजेस देखते हैं। आप जिस तरफ रहते हैं उस तरफ की कल्चर कुछ और होती है, वहाँ का रोड का बिहेवियर कुछ और होता है। फिर आप जब दूसरे एरिया में पहुँचते हैं तो उधर का बिहेवियर कुछ और होता है। तो ये सारे बिहेवियर को समझने में काम आता है। फिर डेयरी के इम्प्रूवमेंट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स का। जैसे हमारा कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री है तो इसमें जो हमारा डेयरी का भी एक अच्छा रोल है। डेयरी भी एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्री है। तो उसकी डेवलपमेंट भी हमारे रोड्स पे डिपेंड करती है कि अगर रोड्स रहेगा तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स को दूर दूर तक फैला सकेंगे कम टाइम में। तो वो चीज़ें क्या होगा, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स को बहुत जल्दी कंज्यूम करने वाली चीज़ें होती हैं, तो आपको जितनी अच्छी आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगी उतना अच्छा आपका डेयरी प्रोडक्ट स्प्रेड होगा। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल कंट्री के एक तरह से इम्प्रूव ग्रोथ में ही काम आती है। लेकिन ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको इम्पोर्टेंस होती है हाईवे इंजीनियरिंग की, कि हाईवे अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको ये सारे फायदे मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हाईवेज के पैटर्न्स के बारे में, रोड्स के, बेसिकली रोड्स के पैटर्न्स के बारे में, कि रोड्स के पैटर्न क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे रोड पैटर्न्स के बारे में। रोड पैटर्न्स अर्बन एरियाज़ के लिए, अर्बन एरियाज़ के लिए ही क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया ही वो प्लेस होता है जहाँ पे सारा रूरल एरियाज़ का कनेक्टिविटी होता है। अर्बन एरिया कहते हैं शहरी क्षेत्र को और रूरल एरिया कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र को। तो जो गांव के जो सारे कनेक्शंस होते हैं वो आपको शहरों से ही होते हैं। तो इसलिए आपको शहरों को, क्योंकि आपको जाम की कंजेशन हम लोग रोज़ सुनते हैं कि ट्रैफिक इश्यूज़ है, तो वो ट्रैफिक इश्यूज़ के लिए ही ये सारे एक तरह से रोड पैटर्न्स आए हैं कि हम किस किस तरह से रोड्स को अरेंज कर सकते हैं जिससे हम लोग मिनिमम ट्रैवल टाइम ले सकें, उसके बाद हम जाम्स को अवॉइड कर सकें। तो इसलिए रोड पैटर्न्स अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
अब रोड पैटर्न्स कितने टाइप के हैं, तो बेसिकली हम लोग 6 टाइप के रोड पैटर्न्स को हर जगह देखते हैं और यही 6 टाइप के पैटर्न्स ही इंडिया में रोड के प्लानिंग में डेवलपमेंट में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक पैटर्न भी। सेकंड है आपको स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, जिसको हम लोग स्टार एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न या फिर हम लोग रेडियल एंड ब्लॉक पैटर्न। मतलब स्टार एंड ब्लॉक का मतलब है कि ब्लॉक मतलब रेक्टेंगुलर या ब्लॉक, और स्टार का मतलब है स्टार या रेडियल, स्टार को हम लोग रेडियल भी बोलते हैं, तो इसलिए ये कहलाता है रेडियल एंड रेक्टेंगुलर भी। तो ब्लॉक और रेक्टेंगुलर दोनों सेम नेम होता है और स्टार और रेडियल होता है, तो इसलिए इसको जब हम रेक्टेंगुलर को स्टार पैटर्न के साथ अरेंज करते हैं तो ये कहलाता है स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। इसके बाद आता है स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। मतलब जब हम स्टार पैटर्न, जो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स निकला हर डायरेक्शन में, इसको जब हम रेक्टेंगुलर के साथ नहीं ऐड करके जब हम सर्कुलर के साथ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। फिर आता है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। मतलब स्टार शेप तो है ही, मगर हमने क्या किया, इसमें एक ग्रिड सिस्टम बना दिया। मतलब ये एक ग्रिड है, ये इसका सेकंड ग्रिड है, तो ये कहला गया स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। फिफ्थ है हेक्सागोनल पैटर्न और लास्ट है मिनिमम ट्रेवल पैटर्न। अब ये सारे पैटर्न को समझते हैं क्या होता है। ये हमारे मार्केट ब्लॉक्स हैं या फिर हमारे रेसिडेंशियल ब्लॉक्स हैं। तो जब हम इसको रेक्टेंगुलर शेप में जब हम सिटी को प्लानिंग करते हैं और अरेंज करते हैं, जो आपने देखा होगा जो न्यूली डेवलप्ड सिटीज़ है वो कुछ प्रॉपर वेज में प्लान रहते हैं, तो ये जो आपको जब वो रेक्टेंगुलर शेप में प्लान रहे और ये आपको उसके रोड्स रहें जो रेक्टेंगुलर शेप फॉलो कर रहे हो, और फिर इनको यहाँ कर्व से कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरह से ताकि ईज ऑफ ट्रैफिक के लिए, तो ये पैटर्न कहलाता है आपको रेक्टेंगुलर या फिर ब्लॉक पैटर्न। फिर जब हम, ये होता है लाइट ट्रैफिक के लिए, जब हमको और हैवी ट्रैफिक इसमें मिलने लगता है, जब हमको हर डायरेक्शन में ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तब हम यूज़ करते हैं स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। अब स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, ये आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है जो आपका बिजनेस एरिया है फॉर एग्जाम्पल। अब आपको इसमें जो ट्रैफिक अगर एक तरफ से इनपुट हो रहा है, तो ये अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर 4000 व्हीकल्स पर आवर अगर आपको इस मार्केट प्लेस में आ रहे हैं, तो आप इसमें टाइप्स ऑफ जितने ज़्यादा आप मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग रोड्स बनाएंगे तो ट्रैफिक उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। सारा ट्रैफिक यहाँ से आकर के ही घूम के वापस यहीं तो वापस नहीं आएगा, ऐसा चांसेस बहुत कम होता है। मैक्सिमम ट्रैफिक इसमें वापस आ सकता है, बट कुछ तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब ये जो ट्रैफिक डेंसिटी होता है उसको कम करता है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। तो इसमें आपको स्टार शेप के पैटर्न दिख रहे होंगे जो आपको एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक से आकर के जुड़े हैं। अगर इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक से अगर रेक्टेंगुलर शेप के ही रोड जुड़ते हैं आकर के पैटर्न में, तो ये रेक्टेंगुलर पैटर्न ही होता। अब क्योंकि हमने इसमें एक स्टार शेप की तरह बना दिया है, तो इसलिए अब ये हो गया स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। इसके बाद आता है आपको स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। इसमें अब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो मार्केट प्लेस है ये आपको सर्कुलर शेप का है, ठीक है, और फिर आपने इन जगहों पे भी मार्केट सेटअप किया है, तो इससे आपको जो मार्केट प्लेस है वो बड़ा मिल गया। इस स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न का सबसे बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली का कनॉट प्लेस। ये आप लोग बहुतों ने देखा होगा, जो नहीं जानते हैं कि दिल्ली का कनॉट प्लेस क्या है वो गूगल करके भी देख सकते हैं इसका पैटर्न। तो ये मार्केट इस तरह से सेटअप किया गया है कि ये बीच वाला जो पोर्शन है ये आपको पार्क बना दिया गया है, और ये सारे जो ब्लू पोर्शन से जो मार्क किए हुए हैं ये सारे आपको मार्केट प्लेस बना दिए गए हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ये वाले पोर्शन भी आपको मार्केट प्लेस बना दिए गए। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपका मार्केट प्लेस बड़ा हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ट्रैफिक को अच्छे से वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप, ये आपका आउटर सर्किल होगा और ये आपका इनर सर्किल होगा। इस बीच में आप चाहें तो यहाँ से एक और सर्किल बना सकते हैं, इसका नाम आप दे सकते हैं मिडिल सर्किल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी ट्रैफिक इस तरफ से आ रही है और उसको इस तरफ जाना है, तो ये ट्रैफिक आने के बाद क्या होगा, मार्केट प्लेस नहीं जाएगा और ये आपको आउटर सर्किल से ही ये वाला पाथ फॉलो कर लेगा। ये सेमी सर्कुलर पाथ जो है ये फॉलो करके वो इस तरफ चला जाएगा, और अगर उसको मार्केट प्लेस आना है तो वो फिर इस वाले रोड को कवर करेगा। तो एक व्हीकल या तो इसी रोड पे आ सकता है या वो इस रोड पे जा सकता है, उसके पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक व्हीकल दोनों रोड में तो जा नहीं सकता है, अगर वो इनर सर्किल में जाएगा तो वो इनर सर्किल कवर करके फिर वो वापस इस रोड पे आ सकता है। तो अगर ये मार्केट प्लेस है तो उसको इस रोड में हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा,
तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो बाहर वाले रोड को ही प्रेफर करेगा। सेम हर रोड के साथ वही होगा। ये सारे रोड जो है ये एक्चुअली एक तरह से सिमिलर हो जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट यहाँ होगा वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा। अगर ये 2 लेन होगा तो सेम कॉन्सेप्ट इधर से आने वालों के लिए भी होगा, वो ये वाला पाथ फॉलो करेंगे। तो जाने वाले ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, आने वाले ये वाला पाथ फॉलो करेंगे। सेम इन डायरेक्शन में भी होगा, सेम इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। प्लस आप क्या कर सकते हैं कि शहर के 6-7 तरफ अलग अलग दिशाओं में आप व्हीकल को मूव करा रहे हैं। ये सारे व्हीकल अलग अलग तरफ जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जो शहर का जो एग्जिट पॉइंट होता है उस पे, अगर वो एग्जिट पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे पहुंचने के लिए जो भी व्हीकल जिस तरफ से भी निकल रहे हैं तो वो दूसरा रोड कवर करेंगे। वो सारा एक, ये एग्जिट पॉइंट पे तो रोड एक होगा लेकिन इस पे पहुंचने के रास्ते तो अलग अलग होंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ट्रैफिक का प्रॉपर मूवमेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, इसके बाद आता है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ शेप का डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट वही लगता है, जब आपके शेप सर्कुलर नहीं हो करके रेक्टेंगुलर या फिर हेक्सागोनल शेप हो तो उसमें आपको अगर ये बहुत ज़्यादा सर्कुलर बनाने का आपको स्पेस नहीं हो तो आप इसको थोड़ा हेक्सागोनल शेप में कर सकते हैं। ये लेंथ आप बढ़ा सकते हैं, ये जो इसकी डेप्थ है, ये वाले मार्केट की जो ये वाला जो लेंथ है इसको आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये स्टार एंड ग्रिड एंड स्टार एंड सर्कुलर ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे चलता है, सिर्फ शेप का फर्क है। ये थोड़ा सर्कुलर लग रहा होगा तो इसको हम लोग सर्कुलर नहीं बना करके इसको थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेट बनाते हैं, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आता है आपको हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल पैटर्न आपको बहुत क्राउडेड रेजिडेंशियल एरियाज में आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके ये सारे अगर आपके रेजिडेंशियल एरियाज हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अंदर के जो रेजिडेंशियल एरिया में आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में आपको स्पीड की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप अगर रोड्स को बहुत ज़्यादा आप डायमेंशन चेंज भी कर देंगे, उसके डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये हेक्सागोनल एक तरह से सिटी के प्लानिंग में यूज़ होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका ये अगर बाहर से अगर ये रोड आ रहा है तो ये अंदर आने के बाद फिर आपको यहाँ अगर उसको जाना है तो वो ये वाला पाथ को फॉलो करेगा और या तो इधर से उसका एंट्री पॉइंट होगा या इधर से उसका एंट्री पॉइंट होगा। सेम चीज़ इधर से होगा, जो कि व्हीकल इधर से आ रहा है उसको अगर इधर जाना है तो वो ये वाला पाथ फॉलो कर लेगा। तो इस तरह से अलग अलग पाथ फॉलो करके हम लोग एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना सकते हैं। तो ये हेक्सागोनल पैटर्न को हम लोग यूज़ करते हैं। अब इस हेक्सागोनल पैटर्न में और जो इसका अगर हम देखें कि ये ट्रैवल टाइम, इस आदमी को यहाँ जाना है तो इसको ये वाला पाथ फॉलो करना पड़ रहा है, और अगर इसका एंट्री पॉइंट यहाँ से है तो उसको यहाँ से आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हम क्या बनाते हैं, मिनिमम ट्रैवल पैटर्न। मिनिमम ट्रैवल पैटर्न क्या होता है, हेक्सागोनल पैटर्न ही होता है। बस इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे अलग अलग हम हेक्सागन्स में बनाते हैं और फिर इन हेक्सागन्स को भी दूसरे हेक्सागन से कनेक्ट करते हैं। जैसे एक ये हेक्सागन बना दिया जो ये ऊपर की तरफ बनेगा। ये बॉक्स इसलिए बनाया है क्योंकि हम एक छोटे एरिया में दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ये एक हेक्सागन था, इसको हमने कनेक्ट किया एक दूसरे हेक्सागन से, फिर इसको हमने एक और हेक्सागन बना करके ऊपर की तरफ भेज दिया। फिर उसके बाद इस वाले को भी अगर हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो ये वाला भी हमारा एक हेक्सागन बन जाएगा। फिर सेम शेप इधर भी आएगा, इधर भी बात करेंगे तो ये भी हेक्सागन हो जाएगा। तो ये जब हम इसको हेक्सागन हेक्सागन बना करके इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो ये कहलाता है आपको मिनिमम ट्रैवल पैटर्न। ठीक है, तो ये सारे थे आपको टाइप्स ऑफ रोड पैटर्न्स। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स के बारे में। रोड्स को हम अलग अलग टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि वेदर कंडीशन पे, उसके पेवमेंट के टाइप्स पे, सरफेस के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों में हो सकता है कि हम एक ही रोड को 3 तरह से नोमेनक्लेचर दे सकते हैं उसको। जो हमारा फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई नेशनल हाईवे है वो हमारा ऑल वेदर रोड भी हो सकता है, वो हमारा पेव्ड रोड तो होता ही है, और साथ में वो हमारा या तो बिटुमिनस हो सकता है या फिर हमारा कॉन्क्रीट का हो सकता है, तो हम उसको सरफेस रोड बोलेंगे। और एक होता है अनसरफेस रोड। तो बेसिकली आप जो रोड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर कंडीशन पे। वेदर कंडीशन के हिसाब से आप रोड्स को क्या क्लासिफाई करते हैं, ऑल वेदर रोड्स या फेयर वेदर रोड्स। ऑल वेदर रोड्स कौन से रोड्स होते हैं, ये वो रोड्स होते हैं जो आप थ्रू आउट द ईयर आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, डे एंड नाइट। आपको उस रोड्स को किसी वेदर कंडीशन के हिसाब से ट्रैवल करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कुछ रोड्स होते हैं जिनको वेदर कंडीशन के हिसाब से उस पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे जहाँ पे आपको स्नोफॉल होता है उस एरिया में आप जिस टाइम पीरियड में आपको स्नोफॉल होगा, 1 मंथ या 2 मंथ, आपको उस टाइम पीरियड पे उस पर आपकी जो व्हीकल की जो मूवमेंट है उसको अलाउ नहीं किया जाता है। तो वो कहलाता है आपको उस तरह का रोड फेयर वेदर रोड। और जिस पे आपको थ्रू आउट द ईयर व्हीकल मूवमेंट होता है वो कहलाता है ऑल वेदर रोड।
इसके बाद आपको आता है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैरिज वे। कैरिज वे क्या होता है, जो रोड का वो पोर्शन जिस पे हमारी व्हीकल मूव करती है इफेक्टिवली, वो हमारा कहलाता है कैरिज वे। तो इसको हम लोग पेवमेंट भी कहते हैं। तो इसके हिसाब से कैरिज वे या पेवमेंट के हिसाब से रोड क्लासिफाई होते हैं, पेव्ड रोड या अनपेव्ड रोड। पेव रोड का मतलब क्या होता है कि जब हम रोड का जब हम क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे कि रोड के क्रॉस सेक्शन में हम क्या क्या मटेरियल्स रोड के नीचे यूज़ होता है जो हमारा एक रोड तैयार करता है, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें हमारा एक हार्ड सरफेस होता है जिसको हम कहते हैं वाटर बाउंड मैकेडम, तो WBM शॉर्ट में उसको कहते हैं। तो पेव्ड रोड वो रोड्स होते हैं जिसमें आप वो हार्ड सरफेस प्रोवाइड करते हैं। जो आपका रोड का जो ब्लैक टॉप होता है, जो इसको आप बिटुमिनस रोड कहते हैं, उसके बॉटम में जब उसके नीचे में जब आप वाटर बाउंड मैकेडम प्रोवाइड करते हैं तो वो एक हार्ड सरफेस देता है। तो उससे क्या होता है कि हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट आसान हो जाती है। तो उस तरह के रोड्स कहलाते हैं पेव्ड रोड्स। और अनपेव्ड रोड्स क्या होते हैं, जो आपको नॉर्मल अर्थ के ऊपर एक फिल करके आपको रोड बना दिया जाए, तो वो आपको कहलाता है अनपेव्ड रोड। तो इसमें क्या होगा कि हैवी व्हीकल की मूवमेंट से आपको जो नॉर्मल अर्थ है वो अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर डिफ्लेक्शन आया तो आपको क्या होगा कि वो बॉक्स बन जाएगा, वो छोटे छोटे पॉट होल्स बन जाएंगे। तो ये होता है आपको अनपेव्ड रोड्स। तो ये कैसे क्लासीफाई हुआ, ये क्लासीफाई हुआ टाइप्स ऑफ कैरिज वे, कि आपने रोड के अंदर में, कैरिज वे के अंदर में आपने किस तरह का मटेरियल प्रोवाइड किया है। हार्ड प्रोवाइड किया है तो पेव्ड रोड, नहीं प्रोवाइड किया तो अनपेव्ड रोड। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन पेवमेंट सरफेस। अब ये तो हो गया कि पेवमेंट के नीचे हमने क्या दिया है। अब हम पेवमेंट के सरफेस की बात करेंगे कि सरफेस किस तरह का है। या तो हम उसके ऊपर PCC करते हैं तो वो कंक्रीट सरफेस होगा, या नहीं तो हम उसके ऊपर अगर बिटुमिन से वो करते हैं तो वो बिटुमिनस सरफेस होगा, जिसको हम लोग ब्लैक टॉप के नाम से भी जानते हैं। जो हम रोड्स अपने देखते हैं तो वो आपको बिटुमिनस सरफेस होते हैं। जो हमारे शहरों में जो छोटे छोटे रोड्स होते हैं वो आपको, जो हम PCC की कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो वो आपको सीमेंट सरफेस में आते हैं। तो ये आपको क्लासिफिकेशन है सरफेस के, पेवमेंट के सरफेस के ऊपर। तो ये आपको आता है सरफेस रोड या अनसरफेस रोड। सरफेस रोड वो जिसमें आपको सरफेस स्मूथ प्रोवाइड किया जाता हो। स्मूथ प्रोवाइड का मतलब है कि आपकी जो व्हीकल्स, जो व्हील्स की जो मूवमेंट है वो इजीली उसके ऊपर हो सकती हो। तो हम दो तरह से प्रोवाइड करते हैं स्मूथ सरफेस, या तो बिटुमिनस सरफेस देते हैं या PCC करके कंक्रीट सरफेस देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सीमेंट सरफेस। और सेकंड है आपका अनसरफेस। अनसरफेस मतलब कि रोड को आपने एक्सकेवेट किया, रोड में आपने मटेरियल्स उसके फिल कर दिए और रोड को छोड़ दिया। तो उसके जो टॉप सरफेस है, बॉटम में आपने उसके एक हार्ड मटेरियल प्रोवाइड किया, लेकिन टॉप में आपने क्या किया कि सरफेस उसका प्रोवाइड ही नहीं किया, तो वो आपको क्लासीफाई होगा अनसरफेस रोड के में। ठीक है। और बहुत से क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि एक क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान, जो हमारा फर्स्ट 20 ईयर प्लान हम पढ़ रहे थे। तो नागपुर रोड प्लान के हिसाब से हमारे जो रोड्स होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स। अब ये सारे क्या होते हैं, नेशनल हाईवेज, जो आपको एक स्टेट कैपिटल को दूसरे स्टेट कैपिटल से जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं नेशनल हाईवेज। ठीक है। उसके बाद अब हम एक कंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंट्री आपको अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई है, उन स्टेट्स के एक स्टेट कैपिटल है। तो अगर हम एक कंट्री को अगर हम जोड़ना चाहें, अगर हमारे इंडिया में अगर 28 स्टेट्स हैं, अगर हम उसको जोड़ना चाहें तो हम उन 28 कैपिटल्स को अगर आपस में जोड़ देंगे तो हमको 28 कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो जिस रोड से हम कनेक्ट करते हैं स्टेट कैपिटल से स्टेट कैपिटल को, वो कहलाता है नेशनल हाईवेज। उसके बाद जो हमारा स्टेट हाईवेज आता है, स्टेट हाईवेज क्या होता है कि अब हम एक स्टेट के अंदर आते हैं, हमारा कैपिटल तो दूसरे के कैपिटल से कनेक्टेड हो गया है, लेकिन अब जो हमारे बाकी जो मेजर सिटीज़ हैं वो हमारे कैपिटल से वो कनेक्टेड हैं कि नहीं है स्टेट के कैपिटल से, तो उसको जो रोड कनेक्ट करता है वो कहलाता है आपको स्टेट हाईवे। जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स को जो आपको कैपिटल से कनेक्ट करता है वो आपको कहलाता है स्टेट हाईवे। अब हम बात करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, मार्केट प्लेस है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड्स है। तो इन सारे जगहों को जो मेन रोड कनेक्ट करता है, जो हमारे एक शहर का जो एक मेन रोड होता है, जो हमारा मार्केट प्लेस को, रेलवे स्टेशन को, इसको कनेक्ट करे, जिसपे व्हीकल की मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगी पूरे शहर में, वो हमारा कहलाता है मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स होगा उसमें वो कहलाएगा मेन डिस्ट्रिक्ट रोड। और जो उससे जो कनेक्टेड रोड्स होते हैं, जो आपको रेसिडेंशियल एरियाज़ में जाते हैं, जो आपको हर तरफ पूरे शहर में फैल जाते हैं, वो आपको कहलाते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंट्री को स्टेट में डिवाइड किया। स्टेट में आपने क्या किया कि कैपिटल से कैपिटल को कनेक्ट किया नेशनल हाईवे से। अब कैपिटल्स तो हो गए, अब हम एक स्टेट के अंदर अगर आ जाते हैं, कंट्री के अंदर आए तो स्टेट आया, अब स्टेट के अंदर आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट्स को हम अपने कैपिटल से कनेक्ट करेंगे स्टेट कैपिटल से, वो हो जाएगा आपको
स्टेट हाईवे से। उसके बाद हम आते हैं, अब हम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। अब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड हो गया है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर की जो मूवमेंट है वो हमारी आएगी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। हम उसमें एक रोड बनाएंगे, जो मेन रोड होगा हमारा, वो हमारा होगा मेन मार्केट प्लेस और इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कनेक्ट करता हुआ रोड। उससे जो निकलेंगे बाईपास, जो रोड्स निकलेंगे सारे, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हर तरफ, वो आपको कहलाएगा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। और उसके बाद होता है आपको विलेज रोड, जो आपके शहर से, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपके विलेजेस होते हैं, उन विलेजेस को जो आपके मेन टाउन से जो कनेक्ट करता है, वो कहलाता है आपको विलेज रोड। तो ये है आपको नागपुर रोड प्लान का क्लासिफिकेशन। इसमें भी आपको जब आप थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान में आएंगे, जिसको हम लोग लखनऊ रोड डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, तो उसमें आपको यही पैटर्न्स यूज हुए हैं। बस इसमें क्या हुआ है कि जो आपको नेशनल एक एक्सप्रेस हाईवे ऐड हो गया था, तो ये जो एक्सप्रेस हाईवे और नेशनल हाईवे है, इसको रखा गया है प्राइमरी रोड्स में। जो आपका स्टेट हाईवे है और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इसको रखा गया है सेकेंडरी रोड्स में। और जो आपके अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड्स जो है, इसको रखा गया है आपको टर्शियरी रोड्स में। तो मतलब उन्होंने क्या किया, 3 क्लासिफिकेशन दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। तो उसमें भी क्लासिफिकेशन यही रहता है, एक्सप्रेस हाईवे ऐड हो जाता है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, ठीक है। तो क्लासिफिकेशंस बहुत टाइप से होते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशंस का कोई एंड नहीं है। आप एक ही रोड को आप 3 नाम से भी बुला सकते हैं। वो आपका नेशनल हाईवे भी हो सकता है, वो आपका पेव्ड भी हो सकता है, और वो आपका बिटुमिनस सरफेस भी हो सकता है, वो ऑल वेदर रोड भी हो सकता है। तो इसलिए ये सारे हैं आपको रोड्स के क्लासिफिकेशन। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रोड्स के टिपिकल क्रॉस सेक्शन के बारे में और उसमें जो यूज़ होने वाले मटेरियल्स के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय डैड सर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।